स्टॉक एक्सरे, इसमें हम आज बात करेंगे इरेडा के बारे में। देखिए, बहुत सारे दर्शक हैं, सवाल पूछते हैं, काफ़ी सवाल हैं उनके। और एक अच्छी रैली भी दिखाई थी काउंटर जब आईपीओ में लिस्ट हुआ, उसके बाद ज़बरदस्त मूव दिखाने वाले शेयरों में से एक रहा। लेकिन अब शेयर जिस रेंज में फंसा हुआ है और कंपनी के नतीजे अच्छे आ रहे हैं, कंपनी के साथ कौन से ऑनगोइंग इश्यूज़ हैं, इन सभी मुद्दों पर बात होगी। हमारे साथ बेहद खास मेहमान जुड़ चुके हैं। हमारे साथ कंपनी के टॉप मैनेजमेंट यानी कि प्रदीप कुमार सर जुड़े हैं, चेयरमैन एंड एमडी हैं फ्रॉम इरेडा। प्रदीप सर, हाय, थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग इन। एंड फर्स्टली मैं आपको आपके शानदार नतीजे के लिए तो बधाई देना चाहूँगा, लेकिन बस प्रॉब्लम यही हो गई कि मार्केट थम्स अप आज देता, लेकिन आज मार्केट की स्थिति थोड़ी नाजुक ज़्यादा हो गई। और ये नाजुक स्थिति एक्चुअली रिजल्ट से पहले से ही चल रही है, पिछले 5 दिन से चल रही है। आज स्टॉक मार्केट का छठा दिन है लगातार जब हम रेड मार्क देख रहे हैं। मैं सर, आप पहले तो नमस्कार सर, आप बताएं सर रिजल्ट्स की हाइलाइट्स, फिर उसके बाद आगे चर्चा बढ़ाते हैं। नमस्कार। जो आपने रिजल्ट के लिए बताए और शेयर प्राइसेस के लिए बताए, एक तो हम लोग एक सरकारी संस्था है, जी। तो हमारा काम है जो सरकार का डायरेक्शन है उसको किस तरह एग्जीक्यूट करना है और कितना डिसिप्लिन तरीके से एग्जीक्यूट करना है, वो हमारा मेन फोकस रहता है। बिल्कुल। And if you look at, we are the first company in the country in banking, non-banking space who reported the provisional loan book figure on 31st December evening itself. Never ever in the history of India, no banking, non-banking company done. Even today also they are not. Second, within just 9 days, we have completed our full audit and published our results. ऑडिटेड रिजल्ट पब्लिश करने का मतलब है कि कॉर्पोरेट गवर्नेंस का जो रिक्वायरमेंट है, उसका क्वालिटी स्टैंडर्ड का रिक्वायरमेंट है, वो सबसे टॉप है। नाउ ग्रोथ हमारा जो है लास्ट 23 क्वार्टर से हो रहा है, मार्च 20 ऑनवर्ड्स आप देखेंगे तो ग्रोथ ही जाते हैं। आज एनबीएफसी हमारा लोन बुक का साथ साथ एसेट क्वालिटी ठीक रहना जरूरी है। लास्ट जून में हमारा क्वालिटी जो मेनली जेंसल मैटर को लेके हुआ था और एक सोलर ग्रुप के लेके हुआ था, वो उससे जो डीप हुआ था, जिसमें एनपीए बढ़ गया था, आप देखेंगे सितंबर में घटा है, दिसंबर में और भी घटा है उसमें। बिल्कुल। कोई भी बैंकिंग नॉन बैंकिंग कंपनी में पैसा देने से ज्यादा इंपॉर्टेंट है पैसा वसूली करना। और हमारा जो रिकवरी एनपीए रिडक्शन हुआ है, ये कोई रिस्ट्रक्चरिंग और रीशेड्यूलिंग करके लोन नहीं हुआ है। Largely, almost 99% of our recovery from realizing the funds है। अब देखें कि कंपनी का हिस्ट्री में ऑलमोस्ट 1,80,000 करोड़ हम फाइनेंस कर चुके हैं शुरू से आज तक के लिए। और हम लोग आते हैं कौन सा मिनिस्ट्री का अंडर? मिनिस्ट्री ऑफ न्यू एंड रिन्यूएबल है। न्यू का मतलब क्या है? चैलेंजेस। जैसे आप एक गाड़ी ड्राइव कर रहे हैं, आपको जाना है 5-10 किलोमीटर जाना है, लास्ट 1 किलोमीटर में अंधेरा हो गया, बत्ती भी बुझ गया, फिर भी आपको गाड़ी चलाना है, एक्सीडेंट नहीं करता है। हमारा असेट प्रोफाइल अगर देखेंगे 80,000 करोड़ जो आज का दिन में लगभग है, 88,000 लगभग है, 87,975। हम लोग नंबर पे पास नहीं करते, नहीं तो हम उसको 88 करने के लिए कुछ और 25-30 करोड़ दे देते। हमारा वैसा कोई प्लानिंग भी नहीं होता, ना कोई थॉट भी रहता है। वी आर मोस्टली ट्राइंग टू बी डिसिप्लिन एंड मेंटेनिंग asset quality and addressing the challenges and concerns in the sector, and post listing we are much more concerned with respect to the investor. हमारा कंपनी एक ऐसा है जहां पे 21-21.5% रिटेल इन्वेस्टर्स जो नॉर्मली लिस्टिंग के बाद इतने होते नहीं है। तो अगर रिटेल इन्वेस्टर हमारे ऊपर भरोसा किए हुए हैं, फिर हमें भरोसा पे कायम रहना जरूरी है। आज भी हम नंबर पे नहीं है और आगे भी नंबर पे नहीं रहेंगे। आज ही का ग्रोथ अगर देखेंगे कंट्री में, सीएजीआर ग्रोथ जो है 22.6% है। हमारा लोन बुक का ग्रोथ देखेंगे सीएजीआर 5 साल का 27-28% ग्रोथ है। इवन ईयर ऑन ईयर ग्रोथ भी ऑलमोस्ट 28% है। तो उससे एक चीज प्रूफ कर रहा है कि हम लोग का ग्रोथ कंट्री का एवरेज से ज्यादा है, क्योंकि हम लोग प्योर प्ले ग्रीन फाइनेंस कंपनी और देश में सबसे पुराने तजुर्बेदार कंपनी में मानते हैं, 38 ईयर से करते हैं। जैसे हमने बताया हमारा पोर्टफोलियो 88,000 करोड़ है रफली, जिसमें 25% न्यू एंड इमर्जिंग है, बहुत ही चैलेंजेस है। उसमें we are the creator, we are assigned the responsibility to make the project bankable when the project is coming or technology is coming first time in the renewable space. ये बहुत बड़ी एक responsibility है।
Despite adhering to all these concerns, challenges, we have been responsible in last 38 years. And last 5 years का अगर आप देखेंगे, almost 154 crore का हमारा बैड डेट से रिकवरी हुआ है, जो रियलाइजेशन का थ्रू हुआ है। तो जिसके चल एसेट क्वालिटी का तो मैंने बता दिया। नीम देखेंगे, लगातार नीम में धीरे धीरे वृद्धि हो रहा है, 3.74% हुआ है। अब पहले देखेंगे 3.6, 6.8, 7.2, 7.4 ऐसे करके वृद्धि हुआ है। आप ईयर टू ईयर कंपैरिजन जो 9 मंथ से देखेंगे, हो सकता है उसमें यील्ड में 3% का गिरावट है, क्योंकि मार्केट बहुत कॉम्पिटेटिव हुआ है, डोमेस्टिक मार्केट में इंटरेस्ट है। बिल्कुल। पर उससे जो हमारा मार्केट में होता है, we also pass on that immediately to the sector। इसके चलते हमारा यील्ड थोड़ा घटा। लेकिन आप उसके vis-a-vis भी अगर देखेंगे, कॉस्ट ऑफ बोरोइंग है, कॉस्ट ऑफ बोरोइंग अगर 8% घटा है, तो 3% यील्ड कंप्रोमाइज करके हमने अगर 8% कॉस्ट ऑफ बोरोइंग किया, तो नेट हमारे 5% का तो इफेक्टिव वृद्धि हुआ है। आगे चल के हम लोग का यही फोकस रहेगा। हाँ, जो प्रोविजनिंग हम थोड़ा बढ़ाए, नॉर्मल हमारा 44-45% प्रोविजनिंग कवरेज रेशियो रहता था, इस बार 56% प्रोविजनिंग रेशियो हुआ है। वो एनकरेजिंग, क्योंकि हम लोग सेफ चलना चाहते हैं। 9 महीना हुआ है और 3 महीना बचा हुआ है। और लास्ट 5 साल का आंकड़ा अगर देखेंगे, हमारा जो लोन बुक का ग्रोथ होता है, बुक एडिशंस होता है, डिसबर्समेंट जो होता है, फर्स्ट 3 जितना डिसबर्समेंट होता है, लगभग उतना ये 3 महीने में होता है, जनवरी से मार्च तक। ये इंडस्ट्री का ही साइकिल होता है। तो उम्मीद है हमारा जो डिसबर्समेंट का ट्रेंड है पहले, वो भी बरकरार रहेगा। अगर यही आगे चलेगा, तो जो 28% का लोन बुक का सीएजीआर है, वो मेंटेन होएगा। और जो 22.5% का सीएजीआर सेक्टर में आरी ग्रोथ हो रहा है, उस रेट को अगर कंटिन्यू रखेंगे, 2029-30 का पहले 450 गीगावाट आरी नॉन फोसिल 500 जो रखे, वो भी हो जाएगी। वो तो सरकार का कमिटमेंट या मैंडेट है, टारगेट है 2030। लेकिन हमारे जैसे लेंडर या जो डेवलपर है, उनको 28-29 तक हम फंडिंग करेंगे, तब जाके वो 2030 में वो आंकड़ा पहुंचेगा। तो हमारे लिए जो टारगेट है, वो ज्यादा नहीं है, 3.5 साल है, 4 साल है। सरकार के पास 5 साल का टारगेट किया हुआ है हमें, लेकिन सब है हमारे लिए नहीं। बट अब जैसे लेंडर है, whatever will be lending till 2027-28, the impact will come in 2030। तो हमारे लिए ये 3-4 साल will be very crucial and critical। अब देखेंगे, जो लोन का ग्रोथ 28% हुआ, लेकिन जो लोन फाइनेंसिंग का ग्रोथ है, वो 35-50% का रेंज में होता है लास्ट 5 साल में। तो इस पर अभी भी 44% लोन बुक का ग्रोथ है, बिल्कुल ग्रोथ है। तो इसलिए this momentum, if we continue with the discipline what we have maintained or exhibited in last 5 years and 9 months, मुझे नहीं लग रहा है कि हमें किसी तरह का लोन बुक ग्रोथ, डिसबर्समेंट ग्रोथ, इनकम ग्रोथ, NIM sustaining and further improvising, and borrowing cost further by reducing, and asset quality continuous improvement through recovery. I think we can succeed in that. बिल्कुल सर, आपने काफ़ी पूरा ही सारा कुछ बता दिया, लेकिन उसमें कुछ कुछ पार्ट्स जो मैं आपसे पूछना चाहता हूँ। एक तो जो स्ट्रीट सुनना चाहती है एक्चुअली, जैसे आपने बताया, बिल्कुल ठीक बात है सर कि नेट एनपीएस अगर हम क्यू ऑन क्यू बेसिस पर देखते हुए चलें तो अब कम हो रहे हैं। और जो जेंसोल का डिफ़ॉल्ट था, जो प्रॉब्लम आया था, उसकी वजह से थोड़ा सा आपकी बुक्स पर एकदम से प्रेशर बना था, और वो अब प्रेशर धीरे धीरे रिड्यूस हो रहा है। लेकिन सर मैं ये पूछना चाहता हूँ, ये प्रेशर पूरी तरह से आपकी बुक से कैसे, मतलब कब तक ये बिल्कुल आपके एनपीएस उन्हीं लेवल्स पर आ जाएंगे जो कि जेंसोल के जब प्रॉब्लम आया था उस समय पर थे? मतलब जो प्री जेंसोल वाला पीरियड था एनपीए की टर्म में, वो कब तक आ जाएगा? देखिए, जेंसोल जिस स्पेस में हुआ, वो ई मोबिलिटी स्पेस। आज भी ई मोबिलिटी स्पेस में सेक्टर का कोई इतना कंसर्न, इतना चैलेंज नहीं है। तो काफी डेवलपर, काफी corporates are coming in this space, and e-mobility is going to grow, क्योंकि हमें आगे चल के क्लाइमेट जस्टिस देना पड़ेगा। क्लाइमेट ट्रांजिशन, एनर्जी ट्रांजिशन के साथ साथ क्लाइमेट जस्टिस का मतलब है एवरी सिटीजन शुड लिव
and breathe comfortably. Place like Delhi, probably given a choice, people will leave from Delhi in these 3 to 4 months of peak winter, where it is we are struggling to breathe. I'm living in Delhi since 23.5 years. In my one experience. So climate justice will be the theme in the energy transition and energy development in due course of time. आज हम विकसित भारत का बात करते हैं 2047, लेकिन हमारा जिस कंपनी के लिए विकसित भारत में पार्टिसिपेट करने के लिए 2044-43 होगा, क्योंकि हम जो फाइनेंसिंग करेंगे उसका इम्पैक्ट 2047 तक आएगा, और आगे जो डेवलपमेंट होगा जिसके लिए हर डेवलपमेंट के लिए एनर्जी का रिक्वायरमेंट होगा। अगर हम क्लाइमेट जस्टिस को फंडामेंटल मानेंगे तो आगे हमें रिन्यूएबल और नॉन फॉसिल का डेवलपमेंट पे ही फोकस करना पड़ेगा। तो मेरा निजी मानना है कि ये ऑलमोस्ट 90% वी शुड लुक इनटू फ्रॉम नॉन फॉसिल एंड रिन्यूएबल सोर्सेस। 10% फिर भी हमें फॉसिल में करना पड़ेगा, क्योंकि जब तक हमें राउंड द क्लॉक नॉन फॉसिल एनर्जी मिले तब तक हमें डिपेंडेंसी ऑन थर्मल और फॉसिल पे करना पड़ेगा। नाउ ये जो विकसित भारत के लिए जो जेट स्पीड में इकोनॉमी का ग्रोथ है, आज भी हमारा जीडीपी दुनिया में सबसे बेहतर स्तर पे है। इतने जियो पॉलिटिकल कंडीशंस एंड इकोनॉमिक क्राइसिस एंड मेनी इकोनॉमीज फेलिंग ओवरसीज, स्टिल हमारा इकोनॉमी हैज वन द रेजिलियंस, एंड विद इन आवर इकोनॉमी वी आर प्लेइंग ए पाइवटल रोल इन पुशिंग द आरई डेवलपमेंट। क्योंकि 28% बुक ग्रो करना लोन बुक मेरे ख्याल से कोई बैंकिंग नॉन बैंकिंग के लिए काफी ये है, और डिसबर्समेंट 44-45% ईयर ईयर ग्रो करना वो भी काफी ये है। तो मुझे नहीं लगता आगे चल के जेंसल जैसे मामला बार बार आएगा। अभी तक को जो रिपोर्ट आया, इंटरिम रिपोर्ट, चाहे वो सेबी का हो या हमारे इंटरनल कमिटी का हो, देखिए उसमें 16 एजेंसी इन्वॉल्वमेंट है, और इस चीज को आप लोग और हमारे जो ऑडियंस या इन्वेस्टर उसको अप्रिशिएट करेंगे। इंडियन हिस्ट्री, आईबीसी हिस्ट्री में 29 डेज में कभी एनसीएलटी में एप्लीकेशन नहीं हुआ था, एंड हम लोग इरेडा में काफी मेटिकुलसली, स्ट्रेटेजिकली एंड थॉटफुली वर्कड आउट कि हमें पहले इसको एनसीएलटी में एडमिट कराएं, आरपी अपॉइंट कराएं, क्योंकि ये नॉर्मल प्रोजेक्ट फाइनेंस डिफॉल्ट वाला काम नहीं है। ऐसा तो अकाउंट डिफॉल्ट नहीं हुआ था, हमारा एनपीए नहीं हुआ था, बट जो कॉर्पोरेट गवर्नेंस का इशू था तो हमें रिकॉल करना पड़ा, जिसके चलते आगे एनपीए हुआ। नाउ ये एक रनिंग बिजनेस था, और इसमें मैनेजमेंट का कंप्लीटली, जैसे डायरेक्टर सस्पेंड हो गए, उनका सारे आईटी मोड में था, एम्प्लॉइज छोड़ के चले गए। तो कोई भी ऑर्गेनाइजेशन में जब कॉर्पोरेट गवर्नेंस का सीरियस लैप्सेस होते हैं, इस तरह चीजें हो जाता है। नाउ आरपी ऑलरेडी मेजॉरिटी ऑफ द असेट्स जो ई मोबिलिटी स्पेस में थे उसका पोजीशन लेके रीरन करने के लिए एफर्ट कर चुके हैं। कई व्हीकल्स रीरन होना चालू हो गया है। 3 से 4 महीने के भीतर व्हीकल स्पेस का जो है आइडिया ज्यादा मिल जाएगा, अपडेट मिल जाएगा। और जो सोलर ईपीसी स्पेस में उनका था, जो हमारा लैंडिंग कुछ पोर्शन वो भी था, क्योंकि मेजॉरिटी मोबिलिटी था और ये था, इसको भी कंप्लीट करने के लिए आरपी दूसरा एजेंसी एंगेज करके करने के लिए लगे हुए हैं। सिंस सोलर में कंट्री में करीब 49.12 गीगावाट का कैपेसिटी लास्ट ईयर एडिशन हुआ, जबकि हमारे सरकार एमएनआरई बताए थे कि हम 50 गीगावाट लगाने का प्रयास करेंगे, 49.12 हुआ है। तो आगे वो मोमेंटम जब रहेगा, ये भी जो ईपीसी काम है वो भी पूरा करके करेंगे। मुझे नहीं लगता है कि बहुत ज्यादा हमारा इसमें होगा, पर फिर भी जो होगा, क्योंकि कोई नया एनर्जी से नया सेक्टर में जब करते हैं इस तरह चीजों का रिस्क रहता है। और इरेडा तो शुरू से जीवन इमर्जिंग में करते आ रहा है, तो शुरू से करते आने का बावजूद 1,80,000 करोड़ फाइनेंस 38 साल में करने का बावजूद आज हमारा क्यूमुलेटिव राइट ऑफ 149, वो 0.08% का आंकड़ा आता है। तो इसलिए एक इंसिडेंट से इतना हमें होना नहीं चाहिए, बट उससे काफी लर्निंग हुआ है। वो हमें हेल्प किया है टू इम्प्रूवाइज आवर क्वालिटी, और इसका नतीजा हुआ कि 154 करोड़ हम लास्ट 9 महीने में एनपीए से रिकवर कर चुके। बिल्कुल सर, बस 2-3 छोटे सवाल मैं पूछ पाऊंगा अब, क्योंकि काफ़ी समय की सीमा है हमारे साथ। इस शीट ये जानना चाहती है कि आपने 5,000 करोड़ रुपए के क्यूआईपी को पिछली बार बोर्ड की मंजूरी दी थी, जिसमें कि 2,000 करोड़ रुपए का आपने क्यूआईपी रेज भी कर लिया था। तो 3,000 करोड़ रुपए के क्यूआईपी कब आ रहे हैं? क्या इसी फाइनेंशियल ईयर में देखेंगे या हमें भी वेट करना पड़ेगा?
देखिए, फंड रेजिंग जो होता है ट्रेजरी का एक बेसिक रिक्वायरमेंट है, यू हैव टू रेज राइट अमाउंट राइट टाइम फ्रॉम राइट सोर्सेस. बिल्कुल. Now we have to see the market condition and which is most appropriate. In QIP, when your stock price is an upward trend, if you do, then you get the best price. And because of so many reasons, the market was not appropriate for us. And first of all, we do not have any urgency. नॉर्मली क्रार हमारा कंसर्न होता था. जो आरबीआई का प्रोविजनिंग नाम अभी आया है, क्योंकि हमारा जो प्रोविजनिंग नाम हम इंटरनली बना के रखे हुए हैं, वो काफी हमारा सेल्फ स्टाइंजेंट भी रहता है. जो आरबीआई का नाम अभी आया हुआ है उससे हम रीवर्किंग कर रहे हैं. आज भी हमारा ऑलमोस्ट 19% है. एंड आगे चल के हम अगर 17 का ऊपर भी रखते हैं तो जो भी हमारा रेटिंग एजेंसीज डोमेस्टिक और इंटरनेशनल, जो आज हमें बेस्ट रेट मिला हुआ है, बिकॉज मेन इंटेंशन वो है कि हमारा करार हम बरकरार रखें जो आरबीआई का रिक्वायरमेंट और जो रेटिंग एजेंसी का कंफर्ट हो. तो जो हमारे हिसाब से 17.5 एंड अबव विल बी मोर एनी पॉइंट ऑफ टाइम आइडिया. एंड राइट नाउ इट इज 19 एंड ऑल, सो इसीलिए हमें कोई ज्यादा अर्जेंसी भी नहीं है. एंड अगेन विल सी द मार्केट कंडीशन एंड ऑल. Since the business opportunity for a company like us is tremendous, so any point of time, till I think if everything goes well, this can happen this quarter. If not, then definitely, certainly, we'll attempt to make in the next quarter, beginning of the next year, first quarter. But ऐसा कोई ये नहीं है. Our effort is on, and we wait and watch the market. And अभी अगर हमारा borrowing profile भी देखेंगे, जो पहले अधिकतर होता था कि बैंकिंग से ज्यादा होता था, और डोमेस्टिक फंडिंग जो है ऑलमोस्ट 50-50 है. बॉन्ड 50% और बैंक लोन. पहले ये ज्यादा बैंक लोन से हो जाता था, जिसके लिए काफी हमें सोचना पड़ा. ओवरसीज भी हमने अभी कुछ जेपीओआई से लिए थे. तो खाली डॉलर यूरो का बात नहीं है, हम दूसरा करेंसी के लिए देखते हैं. अल्टीमेटली वी हैव टू सी इन केस ऑफ ओवरसीज फंडिंग व्हाट इज माय लैंड कॉस्ट. बिल्कुल. So it may appear to be concession globally, but when we bring and serve to the borrower, if the landed cost should become cheaper. And so far in last 5 years, we have not experienced. Therefore, our overseas borrowing is not that significant, which used to be quite significant prior to March 20. So in the time to come, we'll try to sustain those things also. ठीक है मिस्टर दास, थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग एंड विश यू ऑल द बेस्ट फॉर रेस्ट ऑफ द ईयर. और आपने जो 2 सवालों के उत्तर दिए वो इस शीट के लिए सबसे महत्वपूर्ण थे कि जो जेंसोल जैसे डिफ़ॉल्ट आगे नहीं होंगे और एनपीएस जो एसेट क्वालिटी है वो आपकी बेटर होगी. और क्यूआईपी वाला जो मामला है जिसको लेकर इस शीट थोड़ा सा ये सोच रहा था कि कहीं क्यूआईपी जल्दी नहीं आएगा, जल्दी तो नहीं आ जाएगा इस मार्केट कंडीशन में, तो वो आपको ज़रूरत नहीं है, ऐसा आपने इंडिकेट कर दिया. थैंक यू सो मच सर इन 2 महत्वपूर्ण सवाल और प्लस आपने जो रिजल्ट्स पे हाईलाइट दी उसके लिए हमसे जुड़ने के लिए. थैंक यू सो मच सर. वरुण जी, फटाफट से देखिए इरिडा का चार्ट देखकर बताइए. इसके रिजल्ट अच्छे आए, लेकिन कंपनी ने कहीं ना कहीं जो 2 कंसर्न थी इस शीट की वो भी हटा दी. अब क्या लग रहा है, अगर मार्केट संभला, शेयर कहाँ संभलेगा, और शेयर संभलेगा तो कहाँ तक जा सकता है? वरुण जी, आपको मेरी आवाज़ आ रही है क्या? आपकी आवाज आ रही है. आई थिंक वीडियो फीड थोड़ा लेट है. जी. वरुण जी ये बताएं, इरिडा का शेयर, अभी हमारी उनके कंपनी के चेयरमैन और मैनेजिंग डायरेक्टर से बात हो रही थी तो वो बता रहे थे कि क्यूआईपी की ज़रूरत अभी एज सच नहीं है, जब मार्केट कंडीशन ठीक होगी जब ही देखेंगे. इस चीट की 2 ही कंसर्न थी, एक तो कि क्यूआईपी तो नहीं आ जाएगा बीच में अचानक से, क्योंकि लास्ट टाइम इनका जब शेयर प्राइस 180 के करीब चल रहा था तो 165 पर क्यूआईपी ले आए थे और उसके बाद ये शेयर पिटता चला गया. और दूसरा इनके साथ एक कंसर्न हुआ था कि जैनसोल का इनका एक एनपीए हो गया था, उस एनपीए की वजह से इनकी काफ़ी कंडीशन ख़राब हो गई थी. तो वो दोनों कंसर्न अब ईज कर दिए, चेयरमैन ने खुद बोला. अब क्या लगता है, रिजल्ट अच्छे आ गए इस क्वार्टर के, लेकिन शेयर कंडीशन की वजह से, सेंटीमेंट की वजह से चल नहीं पा रहा. ये सेंटीमेंट जब रुकेगा नेगेटिव होना तो ये कहाँ संभल पाएगा, शेयर का एक अच्छा सपोर्ट कहाँ है और फिर ये कहाँ तक रिकवर हो सकता है, ये बता दीजिए. जी, देखिए विवेक जी, इरडा की हम बात करें. इरडा ने एक लगातार एक डाउन ट्रेंड में था और स्टॉक ने करीबन 130 के जोन में यहाँ पर एक अच्छा सपोर्ट बनाया है. वहां पर एक डबल बॉटम का कंफर्मेशन है डेली चार्ट्स पर, और वहां से एक अच्छा बाउंस मिला है करीबन 150 के जोन में. वहां से एक रिकवरी आई. जैसे आपने बताया, मार्केट को चिंता थी कि यहाँ पर कोई नया न्यूज ना आ जाए और जो स्टॉक परफॉर्म ना कर पाए. बट यहाँ पर एक बेस बिल्डिंग का प्रोसेस चल रहा है और साथ ही में आप देखेंगे तो यहाँ पर इंस्टीट्यूशनल वॉल्यूम भी देखने को मिल रहे हैं. जो कैंडल्स, जो अप कैंडल्स थी, वहां पर काफी
काफी बढ़िया वॉल्यूम्स आ रहे हैं, और जब यहाँ पर करेक्शन आ रहा है तो वॉल्यूम काफी कम हो रहा है। जैसे स्टॉक अपना 150 154 का जोन निकालेगा, क्लोजिंग मिलेगा, काफी अच्छा रिस्क रिवॉर्ड बन रहा है, और यहाँ पर स्टॉक में एक बॉटम आउट प्रोसेस हो रहा है। 155 200 SMA है इड्डा में। 155 के ऊपर जैसे ही क्लोजिंग मिलती है, हमारे यहाँ पर स्टॉक में एक अच्छे लॉन्ग टर्म के लिए टारगेट बन सकते हैं करीबन 175 से 180 के। और एक काफी अच्छा एक बेस बिल्डिंग प्रोसेस अभी चल रहा है।